वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटीनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। और आज का ये हमारा ये वीडियो वेरिएबल्स पार्ट 2 होगा। और वेरिएबल के बारे में पार्ट 1 की वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि हमारी प्रीवियस वीडियो में या फिर वेरिएबल पार्ट 1 की वीडियो में हमने क्या चीज़ें देखी थी। सो यहाँ पे हमने बात की थी वेरिएबल की, इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे समझी थी जो कि डीएमएटो के द्वारा दी गई थी। और साथ ही हमने वेरिएबल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने पॉइंट वाइज हमने समझा था। और यहाँ पे एक पॉइंट आया था इंटेलिजेंस। और यहाँ पर कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इंटेलिजेंस ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट किस तरह से या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल ये किस तरह से है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें या फिर हम किसी भी साइकोलॉजिकल एबिलिटी की हम बात करें या फिर साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की बात करें, तो हमारे पास एक प्रॉपर एक ज़ीरो पॉइंट यहाँ पे नहीं होता है। जैसे अगर हम फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं हाइट की या फिर हम बात करते हैं वेट की, 50 kg या फिर 10 kg या फिर 12 kg, या फिर हम बात करें 5 फीट 3 इंचेस या फिर 2 फीट, इस तरह की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक मीन्स एक एग्जैक्ट रिजल्ट हमें मिलता है। जब हम किसी की भी हाइट को चेक करते हैं तो एक एग्जैक्ट हमारे पास एक मेजरमेंट आ जाता है। लेकिन अगर हम पर्सनैलिटी को चेक करते हैं, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है और सबके ही अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तो हम किसी को भी एक इक्वली हम कह नहीं सकते। वहाँ पे कोई भी एक ज़ीरो पॉइंट नहीं होता कि ये बिल्कुल इतने परसेंट पर्सनैलिटी इसकी अच्छी है और इतनी परसेंट पर्सनैलिटी इसकी अच्छी नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। किसी भी अगर हम व्यक्ति की हम पर्सनैलिटी को हम चेक करते हैं तो उस पर कई सारे हम टेस्ट अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक कंक्लूज़न देते हैं जो कि एक लमसम का रिजल्ट होता है। उसी तरह से अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस के साथ में भी यही है कि हम अलग अलग अगर इंटेलिजेंस को हम चेक करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटेलिजेंस की आज तक कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है। और हर साइंटिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट ने इसको इंटेलिजेंस को अपने अपने लेवल पर अपने अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया है। कुछ लोगों ने इसे इमोशनल इंटेलिजेंस को मीन्स सबसे अच्छा माना है, कुछ लोगों ने सोशल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा फोकस किया है। कुछ साइकोलॉजिस्ट की हम बात करें तो उन्होंने जनरल एबिलिटीज़ को ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो एक प्रॉपर हमारे पास एक पॉइंट नहीं होता है। कुछ टेस्ट करने के बाद, कुछ एक्सपेरिमेंट्स या फिर कुछ टेस्ट करने के बाद में उसके बाद एक हमारे पास एक लेवल ज़रूर आ जाता है जिसको कि हम आईक्यू कहते हैं। लेकिन आईक्यू में भी हमें प्रॉपर एक ज़ीरो पॉइंट नहीं मिलता। हम उसको भी अपने 3 से 4 अगर हम टेस्ट अप्लाई करते हैं किसी भी बच्चे के ऊपर में, उसके बाद हम एक रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं जो कि लमसम का ही रिज़ल्ट होता है। मीन्स वहाँ पे एक एग्जैक्ट पॉइंट वहाँ पे नहीं होता जैसा कि फिजिकल मेजरमेंट में होता है। इसलिए इंटेलिजेंस को क्वालिटेटिव मेजरमेंट कहा जाता है, क्योंकि सबके अंदर में अलग अलग तरह का इंटेलिजेंस हो सकता है। किसी के अंदर में, किसी बच्चे के अंदर में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छा हो सकता है, किसी के अंदर में सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छा हो सकता है, किसी भी बच्चे के अंदर में मीन्स ऐसा हो सकता है कि उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा उसमें हो और बाकी इंटेलिजेंस उसमें कम हो। तो इसलिए हम उसको मिलाकर एक लेवल में हम ले तो आते हैं, लेकिन उसको इक्वली बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे एग्जैक्टली अलग कर पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए इंटेलिजेंस को क्वालिटेटिव मेजरमेंट कहा जाता है। इसी तरह से हमने धर्म और भाषा की भी हमने बात की थी कि हम नहीं कह सकते कि कोई भी प्रजाति या कोई भी जो धर्म है वो किसी दूसरे धर्म से अच्छा है, क्योंकि हर धर्म की, अगर हम किसी भी रिलीजियस की बात करें तो हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें, सभी धर्म में एक ही तरह की बातें दी हुई हैं। डिपेंड करता है कि उसको व्यक्ति, उस धर्म से रिलेटेड लोग उसको किस तरह से उसको एब्जर्व करते हैं या फिर उसको किस तरह से उसको सीखते हैं। तो क्योंकि हर धर्म में एक ही तरह की बात, हर धर्म में ह्यूमैनिटी की ही बात कही गई है मेनली। सो इसी तरह से हमने यहाँ पे संकल्पना और वेरिएबल के बारे में भी हमने पढ़ा था और इसके बीच में भी हमने डिफरेंसेस हमने देखे थे। और इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात की थी और इसके अंतर्गत हमने ये 4 तरह के मेनली जो 4 टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमने देखा था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको कि प्राइमरी वेरिएबल या फिर मैनिपुलेटिव वेरिएबल या फिर रिसर्च वेरिएबल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको कि सेकेंडरी वेरिएबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रिलेवेंट वेरिएबल या फिर कंट्रोल वेरिएबल या फिर इसको एक्सट्रानिवस वेरिएबल भी कहा जाता है। और लास्ट वन इज कंफाउंडिंग वेरिएबल। सो इसके बारे में हमने इंडिपेंडेंस वेरिएबल और हमने डीवी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके बारे में हमने समझा था कि इसका जो इफेक्ट होता है वो हमेशा डीवी पे पड़ता है और साथ ही इसमें मैनिपुलेशन का भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है, यहाँ पे जोड़ तोड़ भी किया जाता है। और इसी के आधार पे हमने यहाँ पे देखा था कि आईवी को भी दो भागों में बांटा गया है, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन हुई थी टाइप ई वेरिएबल और टाइप एस वेरिएबल में, इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। टाइप ई वेरिएबल वो होता है जिसमें कि डायरेक्टली मैनिपुलेशन किया जा सकता है, जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्टली इसमें जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन कर सकता है। जैसे हम अगर बात करें कि लर्निंग पे लाइट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मीन्स प्रॉपर लाइट में बच्चे जल्दी सीखते हैं या फिर कम लाइट में बच्चे की लर्निंग पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं, अगर इस चीज़ को अगर चेक करना है, इसका एक्सपेरिमेंट करना है, तो वहाँ पे क्या होगा कि लाइट को बिल्कुल ईजिली मीन्स डायरेक्टली लाइट को रिसर्चर के द्वारा कम या ज़्यादा कर दिया जाता है, या फिर बहुत तेज या फिर मीडियम या फिर कम लाइट, इस तरह से दे करके उनकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जा सकता है। या फिर अगर हम नॉइज़ की बात करें कि अगर कोई लर्निंग में नॉइज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा, दो ग्रुप बनाएगा। एक ग्रुप में वो लर्निंग के लिए वो टास्क देगा और साथ ही लाइट म्यूजिक चलाएगा, और दूसरे ग्रुप में क्या करेगा कि वो बहुत ही लाउड म्यूजिक को वो ऑन कर देगा। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा कि उनकी लर्निंग का टाइमिंग क्या मिसमैच हो रहा है, क्या जिसमें नॉइज़ ज़्यादा था वहाँ पे लर्निंग में ज़्यादा टाइम लगा है या फिर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, तो इस तरह से चेक किया जाता है। मीन्स इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि अगर बच्चे को प्रॉपर जो टेम्परेचर है प्रॉपर टेम्परेचर में रख कर के अगर लर्निंग कराई जाए तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा। या फिर अगर टेम्परेचर का भी कोई इफ़ेक्ट पड़ता है क्या लर्निंग में, अगर इस चीज़ को चेक करना है, तो फिर रिसर्चर इसी तरह से 2 या 3 ग्रुप बनाएगा। एक ग्रुप में वो नॉर्मल टेम्परेचर को रखेगा और उसमें ही लर्निंग कराएगा, और दूसरे ग्रुप में रिसर्चर क्या कर सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म जैसा वो टेम्परेचर रख सकता है, या फिर तीसरे ग्रुप में वहाँ पे रिसर्चर थोड़ा सा कूल टेम्परेचर रख सकता है। उसके बाद वो लर्निंग को देखता है कि इससे लर्निंग कहाँ तक प्रभावित होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो टाइप ई आईवी होता है उसमें डायरेक्टली वो अपना रिसर्चर जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली उसमें चेंजेस कर सकता है। और लेकिन जो टाइप एस आईवी होता है उसमें रिसर्चर डायरेक्टली उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रिसर्चर को इंटेलिजेंस को चेक करना है कि इंटेलिजेंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लर्निंग पे या फिर परफॉर्मेंस पे, तो सबसे पहले रिसर्चर को आईक्यू टेस्ट करना होगा। सबसे पहले तो कुछ सैम्पल्स को लेने होंगे, उसके बाद उनका आईक्यू टेस्ट करना होगा और अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग में उसको 2 ग्रुप में बांटना होगा। मीन्स मैनिपुलेशन तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन जो है वो सीधे नहीं किया जा रहा, यहाँ पे इसके प्रोसेस वाइज किया जा रहा है। इनडायरेक्टली यहाँ पे मैनिपुलेशन किया जा रहा है और उसमें सिलेक्शन भी किया जा रहा है। मीन्स 2 ग्रुप वो आईक्यू चेक करके आईक्यू लेवल्स को चेक करके वो 2 ग्रुप बनाएगा, उसके बाद फिर वो लर्निंग को चेक या फिर परफॉर्मेंस को वो चेक करेगा। इसी तरह से सेक्स के इफ़ेक्ट को अगर देखना है कि मेल ज़्यादा जल्दी सीखते हैं या फिर फीमेल्स ज़्यादा उनकी लर्निंग ज़्यादा तेज़ी से होता है, तो यहाँ पे भी रिसर्चर के द्वारा एक सिलेक्शन किया जाएगा कि वो पहले से ही वो सिलेक्शन कर ले, वो 2 ग्रुप ऐसा बनाए कि एक ग्रुप में मेल्स हों और दूसरे ग्रुप में फीमेल्स हों। तो इस तरह से टाइप एस आईवी में यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे जोड़ तोड़ होता है, इनडायरेक्टली मैनिपुलेशन होता है और यहाँ पे सिलेक्शन करके स्टडी किया जाता है। तो आई होप अब आपको ये टाइप ई और टाइप एस आईवी ये क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह से आगे हमने डीवी के बारे में भी हमने चर्चा की थी हमारे प्रीवियस वीडियो में, और डीवी के भी हमने एग्जाम्पल्स के साथ साथ में इसके भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने समझा था कि इसमें रिलायबिलिटी का गुण बिल्कुल होना चाहिए और साथ ही साथ में सेंसिटिविटी का भी गुण होना चाहिए। मीन्स अगर टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को देखना है लर्निंग पे, टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए या फिर कम किया जाए तो उसका इफ़ेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ना चाहिए, डीवी पर पड़ना चाहिए, डीवी की परफॉर्मेंस पर पड़ना चाहिए, तो वही एक अच्छा डीवी होता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे
एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल के बारे में और कंफाउंडिंग वेरिएबल के बारे में। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ईवी, एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल, इसे सीवी भी कहते हैं, कंट्रोल वेरिएबल, और इसे रिलेवेंट वेरिएबल भी कहा जाता है क्योंकि इसे कंट्रोल किया जाता है। और यह वैसा वेरिएबल होता है जिसके प्रभाव को डीवी पर पड़ने से रोका जाता है। मीन्स ईवी भी एक तरह का आईवी ही होता है। मीन्स आपको यहाँ ध्यान से समझना है कि ईवी क्या होता है। ईवी का भी इफ़ेक्ट पड़ता है डीवी पर, लेकिन उसके इफ़ेक्ट को पड़ने से इसको रोका जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। और ये आईवी की तरह ही होता है। लेकिन आईवी और ईवी में क्या डिफरेंसेस है कि आईवी में हमेशा मैनिपुलेशन किया जाता है और ईवी को हमेशा कंट्रोल किया जाता है। आगे मैंने ये लिखा भी है कि यह भी एक तरह का आईवी ही होता है जिसे कंट्रोल किया जाता है, इसलिए हम इसे सीवी कहते हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल। और इसमें किसी तरह का जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन नहीं किया जाता, यह स्थिर होता है। और आगे अगर हम इसके टाइप्स के बारे में हम बात करें, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे अगर किसी भी रिसर्चर को नॉइज़ के इफ़ेक्ट को देखना है परफॉर्मेंस पे या फिर लर्निंग पे, कि नॉइज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है परफॉर्मेंस पे, लर्निंग अच्छी हो रही है या फिर अच्छी नहीं हो रही है, इस चीज़ को अगर चेक करना है तो यहाँ पे नॉइज़ जो है वो आईवी हो जाएगा और परफॉर्मेंस या फिर लर्निंग जो है वो डीवी हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है वहाँ पे कुछ ऐसे बाहरी तत्व भी हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल भी हैं जिनसे कि हमारा परफॉर्मेंस या फिर हमारा डीवी इफेक्टेड प्रभावित हो सकता है। जैसे हो सकता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो फिर वहाँ पे अगर रिसर्चर टेम्परेचर को वहाँ पे आईवी नहीं कर रहा, मीन्स टेम्परेचर को वो नहीं चेक कर रहा है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है लर्निंग पे, रिसर्चर सिर्फ नॉइज़ के ही इफेक्ट को देख रहा है, तो फिर वहाँ पे टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा और टेम्परेचर जो है वो ईवी कहलाएगा। और वहाँ पे रिसर्चर टेम्परेचर को कंट्रोल कर देगा, उसको वो रूम के अकॉर्डिंग या फिर जहाँ भी ये रिसर्च किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो नॉर्मल टेम्परेचर रखने की कोशिश करेगा। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ईवी। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल, सिचुएशनल रिलेवेंट वेरिएबल एंड सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल। सो इसको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल, सब्जेक्ट मीन्स प्रयोज्य। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है या सब्जेक्ट कौन होता है जिसपे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है साइकोलॉजी में। और इसको हिंदी में हम कहेंगे प्रयोज्य संगत चर या फिर सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल। सो मीन्स ये ऐसा रिलेवेंट वेरिएबल या फिर कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है जो कि सब्जेक्ट के ही पर्सनल क्वालिटी से या फिर सब्जेक्ट के ही व्यक्तिगत गुणों से रिलेटेड होता है, जैसे एज, सेक्स, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड आदि। और इसके अंतर्गत टाइप ई तथा टाइप एस दोनों ही आते हैं। और अगर किसी चर में इन वेरिएबल्स का प्रभाव नहीं चेक करना तो इसे कंट्रोल कर दिया जाता है, क्योंकि रिसर्च अलग अलग तरह के होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं। अगर हमें इंटेलिजेंस को देखना है या फिर हमें लर्निंग पर इंटेलिजेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है इसको अगर हमें चेक करना है तो वहाँ पे रिसर्चर के द्वारा 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। और अगर उसमें हम अगर सेक्स की स्टडी नहीं कर रहे हैं कि मेल जल्दी सीखते हैं या फीमेल जल्दी सीखते हैं, तो वहाँ पे उसको कंट्रोल कर दिया जाता है, मीन्स उसका कोई भी इफेक्ट वहाँ पे नहीं देखा जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ये टाइप ई आईवी और टाइप एस आईवी दोनों से ही रिलेटेड ये होता है। आगे हम देखते हैं सिचुएशनल रिलेवेंट वेरिएबल। इससे तात्पर्य उस स्थिति या पर्यावरण से होता है जिसमें रिसर्च किया जा रहा है, जैसे नॉइज, लाइट, टेम्परेचर etc। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि अगर किसी भी स्टडी में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में लर्निंग पर इंटेलिजेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर इसको चेक करना है और वहाँ पे अगर नॉइज़ को हम चेक नहीं करना चाहते और लाइट और टेम्परेचर के इफेक्ट को हमें नहीं देखना है, तो ये सारे वेरिएबल्स भी क्योंकि लर्निंग पर इफेक्ट डालेंगे, इसलिए रिसर्चर के द्वारा इन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लिया जाता है। और क्योंकि ये जो वेरिएबल्स होते हैं वे सिचुएशन से, जहाँ की एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उससे रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको इन्वायरमेंटल वेरिएबल भी कहा जाता है या फिर इसको सिचुएशनल रिलेवेंट वेरिएबल भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल। इससे तात्पर्य वैसे चरों से होता है जो प्रयोग की विभिन्न अवस्थाओं में एक ही प्रयोज्य या फिर एक ही सब्जेक्ट ग्रुप पर करने से होता है, जैसे थकान,
अरुचि या फिर अभ्यास या एक्सरसाइज etc। जैसे इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि लर्निंग के अलग अलग मेथड्स बतलाए गए हैं, जैसे सीरियल पोजीशन लर्निंग भी है, पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग भी है, या फिर इस तरह का अगर कोई स्टडी किया जा रहा है तो वहाँ पे क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर में ये स्टडी किया जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। जैसे लर्निंग में सीरियल पोजीशन ज़्यादा इफेक्टेड होता है, या फिर पेयर्ड एसोसिएशन के द्वारा बच्चे जल्दी सीख पा रहे हैं, या फिर एक लर्निंग के बाद अगर गैप कर दिया जाता है, रेस्ट दे दिया जाता है आधे घंटे का, उसके बाद बच्चों से जब रिकॉल कराने को कहा जाता है तो मीन्स रेस्ट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों की लर्निंग पे। मीन्स इस तरह के जब रिसर्च या स्टडीज़ किए जाते हैं तो वहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के ऊपर में रिसर्च किया जाता है, तभी वहाँ पे कंक्लूज़न निकल पाएगा। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि जब एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बार बार अलग एक ही टाइप के रिसर्च किए जाते हैं या अलग अलग टाइप के एक ही रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट को फैटिक भी हो सकता है, सब्जेक्ट थक सकता है एक ही तरह के बार बार रिसर्च, एक ही तरह के लिस्ट को याद करते करते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले तो सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टेड था, अब उसका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरेस्ट लेवल का भी हमारे परफॉर्मेंस या हमारी लर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि बार बार लिस्ट को याद करते करते अब उससे बच्चा यूज टू हो गया है और उसको वो उसकी चीज़ में मतलब उसको उसने प्रैक्टिस कर ली है और अब वो प्रॉपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ पा रहा है कि इन चीज़ों का। तो यहाँ पे इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं उसको भी रिसर्चर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे अगर इस तरह के रिसर्चेज होते हैं जबकि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर में हमें अलग अलग तरह की लर्निंग मेथड्स को हमें अप्लाई करना होता है, तो हम दो दिन के गैप या फिर रिसर्चर दो दिन के गैप के बाद में इस तरह का रिसर्च कर सकता है। तो इस तरह से वो यहाँ पे इन वेरिएबल्स को, इन एक्सट्रानिवस वेरिएबल को कंट्रोल करता है। और आगे हम देखते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। इसको हिंदी में कहते हैं अस्त व्यस्त करने वाला चर। मीन्स इसको हम पहले देख लेते हैं। वह चर जो हमारे पूरे रिसर्च को प्रभावित करे और जिसमें IV, DV और EV का पता ना चले, उसे कंफाउंडिंग वेरिएबल कहा जाता है। मीन्स इतने कंट्रोल्ड सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स, कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिनको कि रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर पाता, और जो IV, DV जो कि DV को भी इफेक्टेड करता है लेकिन उसकी प्रॉपर पहचान नहीं हो पाती कि ये EV है या फिर ये IV है। तो इस तरह का जो वेरिएबल होता है उसको कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहा जाता है। यहाँ हमने वेरिएबल्स के 4 टाइप्स देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स की भी चर्चा की गई है हमारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। सो इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसे अगर हम एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल की बात करें तो मैनिपुलेशन की क्षमता के आधार पे वेरिएबल को 2 भाग में बांटा गया है, एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल, सक्रिय चर और गुण चर। सो इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इनके डेफिनेशंस आ सकते हैं, तो आपको ये सारे वेरिएबल्स आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, या फिर किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आगे सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वेरिएबल के बारे में। एक्टिव वेरिएबल कोई भी चर या वेरिएबल जिसमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है उसे एक्टिव वेरिएबल कहा जाता है। जैसे मोटिवेशन, रिवॉर्ड, टास्क, लाइट, टेम्परेचर etc। मीन्स एक्टिव वेरिएबल वो होता है जिसमें कि मैनिपुलेशन किया जाता है। और मैनिपुलेशन मीन्स जैसे अगर हमको रिवॉर्ड के इफेक्ट को देखना है तो एक ग्रुप को हम रिवॉर्ड देने की बात कह सकते हैं, दूसरे ग्रुप को हम रिवॉर्ड देने की बात हम नहीं कह सकते। या फिर अगर हमें टास्क के इफेक्ट को देखना है कि लेंथ ऑफ टास्क का क्या इफेक्ट पड़ता है, बच्चे जल्दी सीखते हैं या फिर टाइम लगाते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो वहाँ पे टास्क को छोटा और बड़ा करके दोनों ग्रुप को दिया जाता है। या फिर अगर लाइट के इफेक्ट को देखना है तो डायरेक्टली वहाँ पे मैनिपुलेशन कर दिया जाता है, एक ग्रुप को कम लाइट में सीखने को या फिर कोई भी काम करने को दिया जाता है, और दूसरे ग्रुप को नॉर्मल लाइट में, जो कि नॉर्मल लाइट रेंज है, उसमें ही काम करने को दिया जाता है। उसके बाद उनके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो इसी तरह से मीन्स इस तरह के जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको एक्टिव वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि उनमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और आगे एट्रीब्यूट वेरिएबल की बात करें, इसको गुण चर की अगर हम बात करें या गुणात्मक चर की हम बात करें, तो हम आगे देखते हैं कि कोई भी वेरिएबल
जिसमें जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता उसे एट्रीब्यूट वेरिएबल कहते हैं। जैसे और सब्जेक्ट इन चरों के साथ खुद ही तैयार होकर आते हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या फिर एजुकेटेड अनएजुकेटेड, या फिर हम कह सकते हैं कि शहरी या देहाती क्षेत्र के लोग। तो इस तरह क्या होता है कि मीन्स रिसर्चर डायरेक्टली वहाँ से जा कर के अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग में इसी तरह के सैंपल्स को उठाता है। जैसे अगर हम देखें कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का व्यक्ति के हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे रिसर्चर खुद ही एक तो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के सैंपल्स को लेकर आएगा। मीन्स यहाँ पे उसे कोई भी मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर हम देखते हैं अगर स्टडी करना हो कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर किस जगह पर रहने वाले लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं, तो वहाँ पे शहरी क्षेत्र के लोग या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग। तो वहाँ पे रिसर्चर इसी तरह के सैंपल्स को लेकर आता है और इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स को लेकर कौन अवेयर होता है, एजुकेटेड लोग या फिर अनएजुकेटेड लोग, या फिर अपने जो वोट देने का जो राइट है उसको ज़्यादा यूज़ कौन करता है, एजुकेटेड लोग या फिर अनएजुकेटेड लोग। तो इस तरह के, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि दो ग्रुप बना दिया गया और एक ग्रुप को शिक्षित और एक ग्रुप को अशिक्षित घोषित कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे सैंपल का सिलेक्शन इस तरह से किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही 2 या 3 ग्रुप बनाए जाते हैं और स्टडी करी जाती है। तो इसलिए आपको एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल में डिफरेंस क्या है उसको आपको ध्यान में रखना है। सो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि आगे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है और आज की ही वीडियो में अगर मैं सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करूँगी तो ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।